नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने उद्धव सरकार की चिंता बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। मुंबई में तो हालात और भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहां तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने के संकेत तक मिलने लगे हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो, नहीं तो बढ़ते मामले देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसे ही संकेत मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी दिया। उन्होंने लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि अगर लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो एक बार फिर मुंबई में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से हर दिन कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज़ ही नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं हम लोग। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के हाथ में लॉकडाउन होना है नहीं होना है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े की बात करें तो मुंबई में करीब 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। क्या इसके बाद भी सरकार लॉकडाउन करेगी, क्योंकि इस पर विचार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चल रहा है। कल एक बैठक भी हुई महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं मुंबई में जो काम करते हैं, मुंबई में रहते हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक बात बताइए कि कोरोना बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे पहले जो डर हुआ करता था अब जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, क्या अब डर लग रहा है आपको? नहीं, लोगों में फिर जिस तरह से लोग पहले डरे हुए थे, कल जो हमने पेपर में पढ़ा, न्यूज़ पढ़ा, कल मुंबई में फिर से लॉकडाउन लग सकती है। इससे लोगों के मन में डर बसा हुआ है। हम भी डरे हुए हैं। हम भी मैंने खुद रेलवे से यात्रा किया, टिकट भी है। मैंने देखा लोग कहीं ना कहीं मास्क का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, थोड़ा भी नहीं है। और इसका कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती से इसे पालन करवाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्या आप चाहते हैं कि लॉकडाउन फिर से हो? नहीं सर, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा लोगों को थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क बांधना चाहिए, सबको करना चाहिए। आप भी ट्रैवल करते होंगे, क्या आपको लगता है कि सरकार जो कह रही है और लोग नियमों का पालन कर रहे हैं क्या? देखिए क्या है ना, जिस तरह सरकार ने पहले भी लॉकडाउन ख़त्म करने के पहले जो गाइडलाइन बनाई थी, लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग ना मास्क ऐसा कुछ पाल रही है, जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है। कल महाराष्ट्र में अपडेट देखा गया शाम को कि करीब 3600 के ऊपर केसेज बढ़े जो है, तो इसको कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि लोग पालन नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने को इस पर स्ट्रिक्टली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए, प्रशासन ने भी ये कहा है कि एहतियात रखना होगा, तमाम कड़ी कार्रवाई भी वहां पर होगी। और इसी बीच कोरोना से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में वहां एक कंपनी में कोरोना के 26 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 90 के करीब नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो कोरोना का खतरा देखिए टला नहीं है, लोग लापरवाही कर रहे हैं और इसी का नतीजा कुछ ऐसा कि केसेस बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां के इंदौर में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। अगर 24 घंटे की बात करें तो वहां एक कंपनी में कोरोना के 26 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 90 के करीब नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। तो ये खबरें समझिए आप मुंबई से भी सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश से भी सामने आ रही हैं, केरल से भी सामने आ रही हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लापरवाही हो रही है उसका ही खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब ज्यादा संख्या जो है वो देखिए बढ़ रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल दिल्ली से मौजूद है, अभिषेक पांडे हमारे साथ मुंबई से इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ मनोज यहाँ भोपाल से मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जल्दी से पहले रुख मनोज आपके साथ, देखिए कोई दिख भी रहे हैं, जरा बात कीजिए और कितना खतरा पहले बता दीजिए जल्दी से। भोपाल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और जो कोरोना को लेकर लगातार आप लोग के दावे कर रहे थे कि कोरोना पूरी तरह से काबू में है। अब 26 कर्मचारी एक ही कंपनी के कोरोना के पॉजिटिव मिले इंदौर में, 89 नए केस आए और हमारी जो वहाँ के प्रशासन से बात हुई वो कह रहे हैं कि एकदम से मामले बढ़ रहे हैं।
नहीं, देखिए ये तो अभी तक हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि कोरोना ख़त्म हुआ है, और देश में भी मोदी जी ने भी यही कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी। तो हम तो हर समय कहते आए कि हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इस देश के वैज्ञानिकों को बधाई है और प्रधानमंत्री जी को बधाई है कि उनके नेतृत्व में वैक्सीन आ गया और हम ये कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, वैक्सीनेशन के बाद कहा गया था कि एक समय के बाद एंटीबॉडी डेवलप होंगे, तो जब तक एंटीबॉडी डेवलप नहीं होते हैं, कोरोना का वैक्सीनेशन पूरा नहीं होता है, तो निश्चित रूप से हमें एहतियात रखनी है। आपको एक सवाल मेरा है कि कितना चिंता का सबब है सरकार के लिए इस तरह से दोबारा मामलों का आना? देखिए, दोनों बातें मैं कहता हूं कि हमें ये सुनिश्चित करना है। हम तो पहले दिन से कहते आए, प्रधानमंत्री जी ने नारा ये दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा जान है तो जहान है, फिर कहा जान भी है जहान भी है, फिर उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक मास्क ही वैक्सीन है, और अब उन्होंने कहा कि दवाई तो आ गई है पर कड़ाई भी रखनी पड़ेगी। मतलब यह है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना है, कोरोना के लिए एहतियात हमें रखनी पड़ेगी, हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें मास्क पहनना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थितियां तो नहीं बनेंगी? कहीं कहीं कोई लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है। देखिए, हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि कोरोना से लड़ाई अनुशासन के द्वारा ही जीती जा सकती है। सब व्यक्तियों को अनुशासन रखना पड़ेगा। वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन बहुत सफल है, वैक्सीन सुरक्षित है, पर जब तक वैक्सीन का पूरा प्रोटोकॉल नहीं हो जाता, हमें पूरी तरह से कोरोना के बचाव के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जो बड़ी जल्दी में थे, जिनको एयरपोर्ट तक पहुंचना था, लेकिन जब उनको इंदौर की बात बताई गई तो उसके लिए उनके सीधे तौर पर कहना है कि लॉकडाउन की सारी संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कड़ाई रखनी पड़ेगी, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इस बात को मध्य प्रदेश के मंत्री की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, रहिए जरा मनोज आप साथ। देखिए, स्वीट चेक, बड़ी खबर आ रही मुंबई से, जहां मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी सोसाइटीज को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सोसाइटी में बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री कम करने को कहा गया, साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ कोरोना के दूसरे प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया। यही नहीं, कोरोना पॉजिटिव मरीज के रिश्तेदार को भी 14 दिन के क्वारंटीन के लिए कहा गया। संपर्क में आए लोगों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी भी बताया गया है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, रोकथाम के लिए और ये केसेस ज्यादा ना बढ़े, किस तरीके के दिशा निर्देश और दिए गए हैं सरकार की तरफ से? देखिए अर्पिता, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले कोरोना अगर पूरे देश में कहीं आया था, केरला में बढ़ा था, उसके बाद केरला में ग्राफ डाउन हुआ। दूसरा सबसे ज्यादा केसेस अगर आए तो मुंबई और महाराष्ट्र में है, जहां पर केसेस डाउन हुए। अब फिर केसेस केरला और मुंबई में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कोरोना की थर्ड वेव आनी शुरू हो गई है, और वो भी लोगों की लापरवाही के कारण। अब फिर से लॉकडाउन में लोग ना जाएं, इसके लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है। बीएमसी ने तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, साथ ही साथ करीब 10 मोबाइल वैन्स को शुरू किया है, जो घर घर जाकर के कोरोना की टेस्टिंग करेगी, खासकर उन इलाकों में जो खासी डेंस इलाके हैं। तमाम सारे मुंबईकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कोरोना के नियमों का पालन किया जाना चाहिए या फिर से लॉकडाउन में जाने के लिए तैयार हैं? लॉकडाउन में तो जा ही नहीं सकते, स्थिति बहुत खराब भयानक हो गई है, लोगों के पास कुछ है नहीं खाने पीने के लिए। अब जो है सख्ती से जो लॉकडाउन की बात चल रही है, लॉकडाउन न करके लोगों को नियम सख्ती से पालन करना चाहिए। लोगों का नियम सख्ती से पालन करना चाहिए, या फिर कोरोना के खतरा जो बढ़ रहा है उसके कारण आगे गवर्नमेंट और सख्ती हो सकती है? मैं लोगों से कहूंगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे और मास्क पहने, और सरकार से ये अपील करूंगा कि दोबारा लॉकडाउन ना लगाए, ये लोगों के हित में ना होगा। और ये जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे तमाम सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कहीं न कहीं लोगों को और जागरूक रहने की जरूरत है, तभी कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। फिलहाल ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, इसी बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई। सामना के जरिए भी लोगों को चेतावनी दी गई कि नियमों का पालन नहीं करने पर राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यही नहीं, लोगों को इसे गंभीरता से लेने की भी नसीहत दी गई। हालांकि सामना में लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताया गया, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ किया गया कि इसे लागू करने की नौबत सरकार पर न आए, इसकी जिम्मेदारी भी जनता की ही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ती जा रही, हालात नहीं सुधरे तो मुंबई में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है। इसकी एक वजह भी है,
देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस में महाराष्ट्र और केरल की हिस्सेदारी चिंता बढ़ाने वाली है। देश के कुल कोरोना एक्टिव केस में सिर्फ महाराष्ट्र में ही 27% से ज्यादा मरीज हैं, जबकि केरल में तो हालात और ज्यादा खराब है, जहां कुल एक्टिव केस के 45% मरीज हैं, जबकि देश के बाकी सभी राज्यों में मिलाकर कुल मरीजों की संख्या के 27% से ज्यादा मरीज हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है और प्रियंका, ये बड़ी चिंता बढ़ती जा रही है जो अब राज्यों से देखिए शुरू हो रही है, केरल और मुंबई, और अब मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही है। दिल्ली की क्या स्थिति और दिल्ली सरकार कितनी मुस्तैद? जी बिल्कुल, दिल्ली की अगर बात करें तो बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ पर मामले कम है। ऐसा भी समय हमने देखा जिस दिन एक भी कोरोना से मौत दिल्ली में नहीं हुई, लेकिन बाकी राज्य भी ऐसी बेहतर कंडीशन में थे जहाँ पर ये मामले सर्च कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कोरोना के समय में जो आईसीयू इंचार्ज रखे हैं। सर, ये जब आप सड़कों पर आज ढिलाई देख रहे हैं दिल्ली में खासतौर पर, आपको आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि आपने तो आईसीयू का दौर देखा है? देखिए, दिल्ली में अगर आप अभी देखें, हमारे पास 250-260 पेशेंट होते थे, आईसीयू ठसाठस भरी रहती थी, लेकिन आज की तारीख में आईसीयू में मेरे पास एक भी पेशेंट कोविड का नहीं है। तो ये सरकारें अपना काम कर रही हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सारे लगे हुए हैं, पूरी ऑफिशियल मशीनरी उस पर लगी हुई है, लेकिन जनता को डिसिप्लिन होना है। अभी जब तक सारी जनता इम्यूनाइज नहीं हो जाती है तो ये फैलेगा। और जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे में लोकल ट्रेन्स चलाई हैं, चलाना भी ज़रूरी है क्योंकि बिजनेसेस नॉर्मल होने चाहिए, काम धंधा नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो दिक्कत है, स्प्रेड होगा। कोई भी इस टाइप का इवेंट होगा तो अब दिल्ली में अगर मेट्रो फुल स्ट्रेंथ पे चलेगी तो भी ये इशू आएंगे। जैसे दिल्ली में बसेस फुल स्ट्रेंथ पर हैं, मूवी हॉल फुल कैपेसिटी में खोल दिए गए हैं, उसमें इनको सख्ती ये बरतनी चाहिए कि मास्क बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए, उसमें कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली में सिविल डिफेंस वाले बच्चे लगे हुए हैं इन चीज़ों को, मास्क को वाहन चालकों को देख रहे हैं, वो ऐसी जगह में भी इनको सख्ती करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि जो ऑफिशियल मशीनरी है उसमें भी थोड़ा सा एग्जॉशन आया है, थोड़ा वो भी अंडर स्ट्रेस है, बिकॉज इतने टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ। तो उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है, दोबारा से कमर कसने की ज़रूरत है, और जो हमारी जनता है उनको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। सर, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव्स अब चल रही हैं, जैसे हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो पहले राउंड था 43% ही उनमें से शो अप हुआ है। ऐसे में कई लोग हैं जो लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो ना हेल्थ केयर वर्कर की कैटेगरी में है, ना फ्रंट लाइन में है, ना 50 से ऊपर है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है तो वैक्सीनेशन को भी आम लोगों के लिए जल्दी शुरू करना चाहिए? वैक्सीनेशन के कैंपेन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि इसमें डिलेज ना हो, और वैक्सीनेशन के लिए सरकार को ड्राइव करने की ज़रूरत है, ड्राइव चलाने की कि वैक्सीन सेफ़ हैं। चाहे कोविशील्ड लगाएं या दूसरी भारत बायोटेक वाली हमारी इंडिजिनस वैक्सीन कोवैक्सीन लगाएं, दोनों सेफ़ हैं। मेरे घर में मैंने क्योंकि BL कपूर अस्पताल ने जो मुझे लगा के दी कोविशील्ड, दोनों डोज लग गई हैं। मेरी वाइफ ने जो भारत सरकार ने डेवलप की है कोवैक्सीन, उनको दोनों डोज लग गई हैं। दोनों एब्सोल्युटली सेफ है, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है। साथ देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और नीति आयोग के सदस्य ने भी महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ते हालात पर चिंता जताई। पिछले सप्ताह की तरह चिंता का विषय केवल 2 राज्य हैं, क्योंकि वहाँ 61,550 एक्टिव केसेस केरला में हैं और 37,383 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में। Within Maharashtra, couple of districts, Amravati, Nagpur, Pune, Akola, and such smaller cities are a cause for concern, cause for us to watch, and to never forget, at least at this point in time, for some more time, that this virus has not gone away. It is still affecting our populations, and it can still raise the number of cases in a given population. So this is a concern that we would very much like to convey, that things cannot be taken for granted. और अब बात वैक्सीनेशन की, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने चिंता जताते हुए कहा कि जिन कोरोना योद्धाओं ने अब तक टीका नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द टीका लगवा लें। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब तक देश में कुल 87,40,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर। 4 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन से जुड़ा ये मामला, जिसको लेकर 4 बड़ी गिरफ्तारी अभी हुई है। ग्रेटर नोएडा में ये कार्रवाई की गई जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो फर्जी वैक्सीनेशन लोगों का कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर तुरंत गिरफ्तारी हुई। 4 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं और उनसे आगे की पूछताछ हो रही है कि किस तरीके से इन्होंने कहां-कहां अपने सेंटर्स बनाए थे और उन सेंटर्स में अभी तक कितने लोगों को ऐसे फर्जी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जिसमें शामिल किया गया, उनको फर्जी वैक्सीन लगाई गई। इस पर भी अब जांच आगे चल रही है। तो ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा में ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर 4 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने ये जानकारी पुलिस को दी थी और ये बताया कि यहाँ पर बिना सरकार को अवगत कराए, बिना डॉक्टर्स को से पूछे यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा था, फर्जी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई हुई। 4 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अमित जी, आपको बता दूं अर्पिता कि कल का मामला था। कल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक क्लिनिक पर छापा मारा था जहां बिना अनुमति के कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी। लगभग 18 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर दादरी पुलिस ने आज मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला बड़ा है क्योंकि बिना अनुमति के किसी को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की अब तक अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन ये देखा जा रहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगा रहे थे, जिसके बाद ये स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी अर्पिता। अमित, ये क्या सेंटर जो है वो सिर्फ एक ही सेंटर है जिससे 4 ये लोग गिरफ्तार हुए, या और ऐसे सेंटर्स इनके रहे होंगे और अलग अलग जगहों पर रहे होंगे, और ये फर्जीवाड़ा कब से चल रहा था? देखिए अर्पिता, बता दूं कि पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को कल वेबसाइट के और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके बाद जैसे ही इस तरह की सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिलती है तो हड़कंप मच जाता है। तो जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पहुंचती है तो देखते हैं कि लगभग 6-7 लोग बैठे हुए हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। तो उसके बाद फिर पुलिस ने भी कार्रवाई की है और 4 लोग गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये पूरे जनपद में तफ्तीश की जा रही है, कहाँ इस तरह की कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी किसी को भी पूरे जनपद में कोरोना की वैक्सीन लगाने की अनुमति नहीं है। सरकार की तरफ से जो कोरोना की वैक्सीन की डोज है वही दी जा रही है। इस तरह की अगर सामने बात निकल के आती है तो स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर कोरोना की फ्री वैक्सीन का प्रचार प्रसार किया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे विभाग पे सवाल खड़ा हो रहा है। जी ठीक है अमित, नजर बनाए रखिए। उधर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया और कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध है, मांग हो रही है, लेकिन सप्लाई सरकार के कंट्रोल में है। लोगों को आसानी से वैक्सीन मिले, इसके बारे में क्या स्वास्थ्य मंत्री को दोबारा नहीं सोचना चाहिए? और इस वक्त की बड़ी खबर टूल किट मामले में आ रही है, जिसमें आरोपी दिशा रवि और निकिता जेकब के समर्थन में खालिस्तानी आतंकी अब खुलकर सामने आ गए। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर अपना समर्थन जारी किया है। और यही नहीं, आतंकी पन्नू ने प्रदर्शनकारियों से राजदूत को ईमेल करने को कहा। इसके लिए उसने एक पोर्टल भी तैयार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ जो बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल एक वीडियो यहाँ पर जारी हुआ है। आपको बता दें, आरोपी दिशा रवि और निकिता जेकब के समर्थन में खालिस्तानी आतंकी अब सामने दिख रहे हैं। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो ये जारी किया और अपना समर्थन जाहिर किया है। यही नहीं, आतंकी पन्नू ने प्रदर्शनकारियों से राजदूतों को ईमेल करने को भी कहा है अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे कुछ फोटो, यहाँ पर देखिए दीप सिद्धू की फोटो, दिशा रवि की फोटो भी लगाई हुई है और उनका समर्थन करने की कोशिश। यहाँ पर आतंकी जो है वो खुलकर, देखिए खालिस्तानी आतंकी सामने आ गए। सिख फॉर जस्टिस की ये साजिश जो है वो खुलकर बेनकाब हो रही है, जिसके बाद अब समर्थन इनका भी मिलता हुआ आतंकी पन्नू ने प्रदर्शनकारियों से राजदूतों को ईमेल करने को भी कहा है और कई अपील उसने इस वीडियो में वो करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो 3 बड़े चेहरे अभी सामने आ चुके हैं, दिशा रवि, निकिता और इसी के साथ साथ दीप सिद्धू, इन सब को समर्थन देता हुआ ये वीडियो, और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों से ये अपील भी वो कर रहा है कि राजदूतों को ईमेल किया जाए। राजदूतों को ईमेल करने को भी इस वीडियो में कहा गया है। हालांकि इसके लिए देखिए उसने एक पोर्टल भी तैयार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है वो ये कि अब जो समर्थन में खुलकर सामने आए हैं वो खालिस्तानी आतंकी। बड़ी खबर इस वक्त की टूल किट मामले में आ रही है, जिसमें आरोपी दिशा रवि और निकिता जेकब के समर्थन में खालिस्तानी आतंकी आ गए हैं। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो ये जारी किया और अपना समर्थन जाहिर किया है।
आतंकी पन्नू ने प्रदर्शनकारियों से राजदूतों को ईमेल करने को भी कहा और इसके लिए उसने एक पोर्टल भी तैयार किया है। तो जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इस पूरे केस में, उसको लेकर अब खालिस्तानी आतंकी का ये वीडियो भी सामने आया और उसको समर्थन करता हुआ ये शख्स देखिए नजर भी आ रहा है। बाकायदा पोर्टल एक जारी किया गया, राजदूतों में ईमेल करने को भी कहा गया है। तो तमाम चीजें इस वीडियो में कही गई हैं। आतंकी पन्नू ने प्रदर्शनकारियों से राजदूतों को ईमेल भी करने को कहा, पोर्टल भी एक तैयार किया। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा टूल किट गैंग जो है वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है और इसी का नतीजा है कि अब ये वीडियो जारी करके समर्थन करने की कोशिश है। शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने शुरू में ही देखा है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ जो टूल किट मिलकर बनाई गई थी, जिसके बाद अब दिशा रवि का नाम सामने आया, निकिता जैकब का नाम सामने आया है, अब उनके समर्थन में सिख फॉर जस्टिस उतरा है। यानी कि वो संस्था जो लगातार पहले ही दिन से फार्मर प्रोटेस्ट का रुख मोड़ने की कोशिश कर रही थी। बहुत बार गुरपतवंत सिंह पन्नू जो इसके मुखिया हैं, उन्होंने बहुत बार अवार्ड्स अनाउंस किए हैं और बहुत बार ये भी कहा है, खालिस्तान को प्रमोट किया है वीडियोस जारी करके। और एक बार फिर उन्होंने दिशा रवि के समर्थन में एक वीडियो जारी किया है और इस बार ये कहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो जितने भी डिप्लोमेट्स दिल्ली में मौजूद हैं अलग अलग देशों के, उनको ईमेल के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए कहा गया है। तो एक बार फिर सोची समझी साजिश, एक बार फिर लोगों को भड़काने की कोशिश एसएफजे की तरफ से। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। न्यूज 18 के पास टूलकिट केस में 4 फरवरी को दर्ज उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें दिल्ली पुलिस ने बताया कि किस तरह आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने के लिए एसएफजे और पीजीएफ नाम की खालिस्तानी संगठन समर्थक संगठनों ने पुराने और फेक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। पुलिस का आरोप है कि 26 जनवरी के समारोह में बाधा डालने के लिए भारत विरोधी पोस्ट साझा किए गए। एफआईआर में यह भी दावा किया गया कि 26 जनवरी के बाद 4 और 5 फरवरी को भी सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से इसके लिए तैयार टूलकिट पोस्ट कर दी और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस वक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय से आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। साथ ही साथ बॉम्बे हाईकोर्ट से दिवाकर सिंह भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, क्योंकि निकिता जैकब की जमानत याचिका जो थी उस पर फैसला कल सुरक्षित रख लिया गया था कोर्ट की तरफ से और आज उस पर फैसला आना है। जल्दी से पहले आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए अर्पिता, जिस तरह से पन्नू का नाम सामने आया है और उसने वीडियो जारी करा फिर से, उसके खिलाफ दिल्ली की स्पेशल सेल में पहले से मुकदमा दर्ज है। लेकिन जिस तरह से टूलकिट मामले में भी जो एफआईआर न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी थी, मैं आपको उसमें देखिए बाकायदा उसमें ये लिखा हुआ है कि कैंपेनिंग बाय बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन सच एज सिख फॉर जस्टिस एसएफजे टू डिस्प्यूट द रिपब्लिक डे नेशनल सेरेमनी। यानी कि इस एफआईआर में भी बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है वो 26 जनवरी के दिन माहौल खराब कर सकते हैं। और बाकायदा इसी एफआईआर को आधार बनाकर स्पेशल सेल ने दिशा रवि की गिरफ्तारी करी। इसके बाद निकिता और शांतनु के नाम सामने आए। हालांकि शांतनु को कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन अभी भी लगातार निकिता और शांतनु पर जो एजेंसी है उनका शिकंजा कसा हुआ है और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां होंगी, जो स्पेशल सेल के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि दिशा रवि ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पेशल सेल के साथ साझा करी हैं। उसकी 5 दिन की रिमांड भी खत्म होने वाली है और जब उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जाहिर तौर पर उस समय स्पेशल सेल किस तरह के दावे कोर्ट के सामने रखती है और पूछताछ में क्या कुछ निकला है, ये काफी मायने रखेगा अर्पिता। क्योंकि अगले फर्दर रिमांड अगर उसकी दिशा रवि की लेना है तो कोर्ट को बताना होगा कि दिशा रवि ने क्या महत्वपूर्ण जानकारियां अब तक स्पेशल सेल के साथ साझा करी हैं। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। देखिए, टूल किट साजिश मामले में आरोपी निकिता जैकब की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुना सकती है। एक दिन पहले हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। निकिता के वकील ने कोर्ट में माना कि वो टूल किट और इसे बनवाने वाली संस्था पीजीएफ से जुड़ी है। वहीं इस मामले में एक और आरोपी शांतनु को बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा एलिगेशन यह है कि पहले जब दिल्ली पुलिस गई थी उस दिन शाम का वक्त था, इसलिए जो है उनका पूरा जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिया जा सका। दूसरे दिन कहा भी गया कि 10:30 बजे वो आएंगे, लेकिन उनका कहना है कि सी इज एब्सकॉन्डिंग।
दिल्ली पुलिस एक तो बिना समन्स के, बिना कोई नोटिस के उसके घर पे गई थी। दिल्ली पुलिस गई थी सुबह 10 बजे से लेके रात के 11 बजे के बाद भी उसका पूछताछ चल रहा था। सारे गैजेट्स वगैरह सब कुछ सीज कर चुके हैं, उसके फैमिली के गैजेट्स वगैरह भी सब कुछ सीज कर चुके हैं, जो कि एब्सोल्युटली इलीगल है। सो ये जो टर्म उसके ऊपर थोपा जा रहा है कि वो एब्सकॉन्डिंग है या फिर कोऑपरेट नहीं कर रही, ये एब्सोल्युटली और सरासर गलत है। सिर्फ उसको डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, नथिंग एल्स। दिवाकर भी हमारे साथ देखिए मौजूद है। दिवाकर, ये फैसला जमानत की याचिका पर कब तक आ सकता है कोर्ट की तरफ से? देखिए, निकिता जैकब की याचिका पर फैसला कुछ देर में आ सकता है, क्योंकि जिस बेंच में जस्टिस पीडी नाइक की बेंच में ये फैसला आना है तो वो बेंच अब बैठ चुकी है और कुछ ही देर में जो है ये जो निकिता जैकब का मैटर है वो कोर्ट सुन सकती है। क्योंकि पीडी नाइक ने जो कल कहा था कि जो है जो शांतनु के केस में औरंगाबाद बेंच ने ऑर्डर दिया है उसकी कॉपी लेके आइए, हम उसको देखेंगे कि किस आधार पर उसको ट्रांजिट बेल दी गई है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सवाल खड़े किए थे कि सीआरपीसी में किसी भी प्रकार की ट्रांजिट बेल का जो है वो कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए जो भी ये याचिका दाखिल की गई है वो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो कहीं भी मेंटेन नहीं होती। मेंटेनेबिलिटी पर ही सवाल खड़े किए थे दिल्ली पुलिस ने। तो खास तौर पर अब जबकि बेंच बैठ चुकी है तो हो सकता है कि कुछ देर में इस मैटर को ले वो बेंच और फिर अपना फैसला सुनाए। लेकिन उस फैसला को सुनाने से पहले जो है जस्टिस पीडी नाइक ये देखना चाहेंगे कि विभा कनकनवाड़ी जो कि औरंगाबाद बेंच में जिन्होंने जो है शांतनु मुलुक को जो है ट्रांजिट बेल मंजूर की थी, वो उन्होंने किस आधार पर ये फैसला दिया है, वो देखने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दिवाकर, आप रहिए, नजर बनाए रखिएगा। बड़ी खबर आ रही है, 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा से जुड़ी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनिंदर एक वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराता हुआ नजर आता है। तो ये दो तस्वीरें जहां पर देखिए एक आरोपी गिरफ्तार और हुआ है। ये वीडियो जो सामने आए हैं वो सीसीटीवी फुटेज जो आम लोगों से वीडियो दिल्ली पुलिस को मिले, उन्हीं के आधार पर अब लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। उनको पहचाना जा रहा है कि आखिरकार कौन था। ये बताया जा रहा है कि ये जो शख्स आपको कलाबाजी करता हुआ तलवार से नजर आ रहा है, ये फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। इसने कुछ लोगों को तलवार चलाना भी सिखाया था। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। आनंद जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, स्पेशल सेल ने जो लाल किला हिंसा में एक वांटेड आरोपी की गिरफ्तारी करी है, मनिंदर, ये स्वरूप नगर का रहने वाला है। सबसे खास बात यह है अर्पिता, जो अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि फेसबुक और सोशल मीडिया से ये शख्स रेडिकलाइज हुआ और उसके बाद बाकायदा ये जो प्रोटेस्ट साइट था जहां पर किसान आंदोलन हो रहा है वहां पर इसने किसानों के स्पीच सुना और उसी से रेडिकलाइज होकर इसने सबसे पहले स्वरूप नगर में खाली प्लॉट के अंदर तलवार चलाने की ट्रेनिंग अपने 5 साथियों को दी और 26 जनवरी के दिन बाइक पर ये अपने 5 साथियों के साथ लाल किला पहुंचा और वहां पर लाल किले के प्राचीर पर इसने जमकर वहां पर तलवार लहराई। तमाम वीडियो जो हैं वो सबूत हैं, उसी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके घर से 2 तलवारें भी स्पेशल सेल ने बरामद करी हैं। आज 2 बजे के बाद इसे दिल्ली की कोर्ट में स्पेशल सेल पेश करेगी और इस पूरे मामले में लगातार कई गिरफ्तारियां जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में करी हैं। आनंद रहिए जरा साथ। देखिए, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि आरोपी कल रात पुलिसकर्मी की कार छीनकर भागा और पीछा करने पर उसने एसएचओ पर तलवार से भी हमला किया। लेकिन पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक तक करीब 10 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान पंजाब के रहने वाले हरप्रीत सिंह के रूप में हुई। हरप्रीत पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। दरअसल मामला करीब रात 8 बजे का है, जब सिंघू बॉर्डर पर इस जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर प्रोटेस्ट साइट के पास ड्यूटी पर तैनात एक जवान की पहले उसने कार छीनी। बताया जा रहा है कि हरप्रीत नाम है, निहंग बताया जा रहा है। तलवार के बल पर कार छीनी और इसी रास्ते से वो निहंग कार लेकर फरार हुआ, जहां पर अभी आप पुलिसकर्मी तैनात देख रहे हैं। और इसी रास्ते से आगे लगातार करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर कार लेकर वो पहुंचा। मुकरबा चौक पर उसने कार छोड़ी, फिर एक स्कूटी पर उसने फरार होने की कोशिश की। इस बीच लगातार पुलिस
उसका पीछा कर रही थी। इसी बीच जो समयपुर बादली के SHO हैं आशीष दुबे, उन्होंने उस प्रदर्शनकारी को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें उस प्रदर्शनकारी ने तलवार से आशीष दुबे पर हमला किया, जिसमें उनके गर्दन पर चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो हरप्रीत है वो पंजाब का रहने वाला है, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने 307 यानी हत्या के प्रयास और लूट का मामला इस पूरे मामले में दर्ज किया है। तो आनंद, जिस तरीके की ये हरकत सामने आई है वो अपने आप में और चौंका रही है, और इस बात पर भी गौर करना होगा कि वहां पर और ज्यादा सुरक्षा रखी जाए और ज्यादा नजर रखी जाए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूपी के जाट नेताओं की बैठक चल रही है। बीजेपी के जाट नेताओं की ये बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है बालियान के घर पर। बता दें आपको, जो जानकारी मिल रही है, बैठक होगी किसान आंदोलन पर। इस पर मंथन होगा कि आखिरकार किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो यूपी के जाट नेताओं की बैठक अब से थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही शुरू होगी। बीजेपी के जाट नेताओं की ये बैठक बालियान के घर पर, यह महत्वपूर्ण और अहम बैठक होनी है। और किसान आंदोलन पर दरअसल इसमें मंथन होगा कि किस तरीके से किसानों को समझाया जाए, उनके बीच जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर किया जाए और क्या और विकल्प हो सकते हैं। इन्हीं सब पर मंथन और चर्चा के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर में होने वाली है। बालियान के घर पर यह बैठक होगी। किसान आंदोलन पर इस पर मंथन और चिंतन होगा कि आखिरकार किसानों के बीच क्या मुद्दे ऐसे लेकर जाए जाएं, उनके बीच की क्या समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए कदम उठाने जरूरी हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर यूपी के जाट नेताओं की ये बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। बीजेपी के जाट नेताओं की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बालियान के घर पर होनी है और वहीं पर आगे की रणनीति किसान आंदोलन को लेकर तय होनी है कि किस तरीके से भ्रम की स्थिति को दूर करना है, किसानों को समझाना है और इस आंदोलन को खत्म करवाना है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कितनी देर में शुरू होगी ये बैठक? देखिए 12 बजे ये बैठक केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के जो जाट लीडर हैं उन नेताओं को इसमें बुलाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से जाट समुदाय अपनी भूमिका निभा सकता है और ये जो जाटों के जो प्रभावशाली नेता हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं बीजेपी की तरफ से और वहाँ अपने इलाके में अच्छा प्रभाव रखते हैं, उनको उन इलाकों में ड्यूटी लगाई जाएगी। आज की बैठक में यही तय किया जाएगा कि किस नेता की ड्यूटी कहाँ लगाई जाएगी, कौन किस खाप से बात करेगा, किस समाज में या किसानों के किस प्रभावशाली नेता के साथ किसकी अच्छी डीलिंग है। तो वो पूरा एक रणनीति आज बनाकर इन नेताओं को साफ कर दिया जाएगा कि अब अगले 15 से 20 दिन आपको गांव में और इस समुदाय के बीच में और किसानों के बीच में ही गुजारने हैं। अपने इलाके को भूलकर अब पूरी तरह से गांव में जाकर वहीं रातें गुजारनी है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना। और जो प्रधानमंत्री मोदी के जो 3 किसान बिल है वो किस तरह से किसानों के हित में, किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है, वो पूरा किसानों के बीच में और जाट समुदाय के बीच में जाकर इनको समझाने की आज निर्देश दिए जाएंगे। तो उसको लेकर ये मीटिंग है कि उत्तर प्रदेश में इस पूरी रणनीति को जो कल अमित शाह ने निर्देश दिए हैं गांव-गांव में जाकर बिल्कुल, यानी जो अपडेट आप दे रहे हैं 12 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होनी है, उस पर भी नजर रहेगी। वहीं कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन पर बीजेपी के करीब 100 नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन को राजनीतिक बताया और ये कहा कि लेफ्ट पार्टियों का मकसद बीजेपी की विचारधारा को खत्म करना है। जिसके बाद अमित शाह ने सभी नेताओं को गांव-गांव जाकर जमीन पर काम करने के निर्देश दिए और किसानों के बीच जाकर कृषि सुधारों के फायदे बताने को कहा। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस आंदोलन का किसानों से कोई मतलब नहीं है। इस बैठक में बीजेपी से जुड़े किसान नेताओं को बुलाया गया। खबर है कि बीजेपी कृषि सुधार कानूनों की बारीकियों को समझाते हुए एक बुकलेट भी तैयार कर रही है, जिसमें इन कानूनों के बारे में आसान शब्दों में समझाया जाएगा और बीजेपी के नेता इस बुकलेट को लेकर किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें कृषि सुधार के फायदे गिनाएंगे।